नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, इस सेशन में हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों जिला प्रशासन। किस पर बात करेंगे दोस्तों? जिला प्रशासन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अब साथियों देखिएगा, हम बात जिला प्रशासन टॉपिक पर कर रहे हैं, तो जिला प्रशासन के बारे में सबसे पहली बात तो सुन लीजिएगा। बात जिला प्रशासन की हो रही है तो सबसे पहली बात तो आप क्या सुनोगे? सबसे पहली बात तो मेरे प्यारे साथियों यह सुन लेना कि जिला प्रशासन का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं कर रखा है। जिला प्रशासन का भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन जिला शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। साथियों, मैंने आपके सामने एक लाइन बोली कि जिला प्रशासन का तो संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन दोस्तों जिला शब्द का उल्लेख कर रखा है, और वो कर रखा है साथियों, अच्छे से लिख रहा हूं, यहां पर सुन लेना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 233 अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय की बातों का उल्लेख है, और लिखा हुआ है अनुच्छेद 233 में कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। साथियों, अच्छे से यूं ध्यान रख लेना कि मैंने आपके सामने एक लाइन बोली कि जिला प्रशासन का तो भारत के संविधान में कहीं पर भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में जिला शब्द का उल्लेख कर रखा है। लेकिन किस रूप में कर रखा है मेरे दोस्तों? किस रूप में कर रखा है? जिला न्यायालय के रूप में कर रखा है, और जिला न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 233 में, और अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। बहुत अच्छे से याद रख लेना साथियों कि जिला प्रशासन का उल्लेख नहीं है, लेकिन जिला शब्द का उल्लेख है जिला न्यायालय के रूप में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 233 में, अनुच्छेद 233 में। अब देखिएगा साथियों, हम बात जिला प्रशासन की कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं मेरे दोस्तों? जिला प्रशासन की कर रहे हैं। तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि जिला प्रशासन का मुखिया, ध्यान से सुन लेना साथियों, जिला प्रशासन का प्रमुख है ना, जिलाधीश होता है। जिला प्रशासन का मुखिया या जिला प्रशासन का, है ना, जिला प्रशासन का मुखिया जिलाधीश, या हम उसको कह सकते हैं कलेक्टर होता है ना। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? जिलाधीश, या उसको हम और किसके नाम से जानते हैं? कलेक्टर के नाम से जानते हैं। तो जिला प्रशासन का जो मुखिया होता है साथियों, वो कौन होता है? जिला प्रशासन का मुखिया जिलाधीश या कलेक्टर कहलाता है। जिलाधीश या कलेक्टर कहलाता है। अब आप अच्छे से सुन लीजिएगा कि जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है साथियों? जिलाधीश या कलेक्टर होता है। तो अब पद कलेक्टर आ रहा है, तो कलेक्टर के इतिहास के बारे में कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी साथियों। और वो क्या याद रखनी पड़ेगी, वो अच्छे से सुन लेना। नोट लगा के लिख रहा हूं कि आपसे कोई प्रश्न ये पूछ ले कि भारत में कलेक्टर पद की स्थापना कब की गई थी? साथियों, अच्छे से याद रख लेना, भारत में कलेक्टर पद की स्थापना सन 1772 में, ध्यान से सुनना, भारत में कलेक्टर पद की स्थापना सन 1772 में किसके द्वारा? बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। भारत में कलेक्टर पद की स्थापना किसके द्वारा? सन 1772 में किसके द्वारा की गई साथियों? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। तो कलेक्टर पद की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। कब की गई मेरे साथियों? कब की गई? 1772 में की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलेक्टर पद की स्थापना हुई थी भारत में 1772 में। और अच्छे से याद रख लेना साथियों, वो क्या याद रखोगे? वो ये याद रखना कि भारत का प्रथम कलेक्टर, ध्यान से सुनना, भारत का प्रथम कलेक्टर किसको बनाया गया साथियों? भारत का प्रथम कलेक्टर
भारत का फर्स्ट कलेक्टर, प्रथम कलेक्टर, रॉल्फ शेल्डन को बनाया गया था। रॉल्फ शेल्डन को बनाया गया। क्लियर? ये दोस्तों अच्छे से याद रख लेना। तो भारत में कलेक्टर पद की स्थापना कब हुई थी? 1772 में। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और भारत का प्रथम कलेक्टर किसको बनाया गया? रॉल्फ शेल्डन को। और फिर एक और बात अच्छे से सुन लेना कलेक्टर के बारे में साथियों, कि सन 1793 में, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ध्यान से सुनना, किसके द्वारा साथियों? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कलेक्टर के कौन से? कलेक्टर के राजस्व व न्यायिक कार्यों को अलग अलग किया गया था। राजस्व व न्यायिक कार्यों को अलग अलग किया गया था। तो ध्यान से सुन लेना, कलेक्टर के राजस्व और न्यायिक कार्य अलग अलग कब होते हैं साथियों? अच्छे से सुन लेना, कलेक्टर के राजस्व व न्यायिक कार्यों को अलग अलग किया गया कब? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। तो ये कलेक्टर के कुछ बातें याद रखना स्थापना के समय की। आपसे अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है साथियों कि कलेक्टर पद की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और कलेक्टर को न्यायिक शक्तियां कब दी, न्यायिक पावर कब दिए थे, और उसके राजस्व और न्यायिक संबंधी कार्यों को अलग अलग कब किया था? 1793 में। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसके कार्यों को अलग अलग करने का काम किया था। ठीक है साथियों, ये तो हम जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर की बातें पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं, अगर आपने पुराने पेपर पढ़ रखे हैं तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन का जो सवाल पूछा जाता है उसके क्वेश्चन का तरीका एक ही होता है। वो हमेशा प्रश्न पूछता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो जिलाधीश का नहीं है? कौन सा कार्य है जो जिलाधीश का नहीं है? अगर पिछले ग्राम सेवक के पेपर में देखें, पटवार के पेपर में देखें, तो आपसे ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको सवाल देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से गारंटी शुदा बात है कि यही प्रश्न पूछा जाता है, जिलाधीश का कौन सा कार्य नहीं है। तो प्रमुख कार्य जिलाधीश के जो है ना, वो प्रमुख कार्य आपको याद रखने पड़ेंगे जिलाधीश के। अभी हम जिलाधीश के कार्य, क्योंकि जिला प्रशासन पढ़ रहे हैं साथियों, तो आपको जिलाधीश के कार्य तो कम से कम याद रखने ही रखने। उसके अलावा उपखंड अधिकारी यानी कि एसडीएम के कार्यों से संबंधित भी बातें आपसे पूछी जा सकती है, पटवारी के कार्यों से संबंधित भी बातें आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें तो 99% चांस तो प्रश्न पूछने के देखने को मिलते साथियों, वो जिला प्रशासन में जिलाधीश के कार्यों का सवाल ज्यादा पूछा जाता है। हां, मैं आपको उपखंड के अधिकारी के कार्य भी बताऊंगा, एसडीएम के कार्य यानी कि उपखंड अधिकारी और पटवारी के कार्यों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको उन सब में से कम जिलाधीश के सारे कार्यों की बातें तो याद होनी चाहिए। जिलाधीश के कार्य तो अपने को याद होने ही चाहिए। अभी मैं आपके सामने जिलाधीश के कार्यों की भी चर्चा करूंगा, तो साथियों यहां तक की बातें आप पहले लिख देना, फिर हम जिला प्रशासन के बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो साथियों नोट लगाकर लिखिएगा, पहले हेडिंग लगाइएगा जिला प्रशासन। हेडिंग लगाइएगा दोस्तों, जिला प्रशासन। जिला प्रशासन पहली बात लिखना, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना साथियों, वो लिखना जिला प्रशासन का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जिला प्रशासन का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन आगे लिखना कंटिन्यू करके साथियों, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 233 में लिखना साथियों, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 233 में आर्टिकल 233, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, अर्थात जिला न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 233 में
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और लिख देना, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो जिला शब्द का अगर उल्लेख कर रखा है तो जिला न्यायालय के रूप में कर रखा है साथियों। और जिला न्यायालय के रूप में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख देखने को मिलता है इसका, तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय का उल्लेख देखने को मिलता है। क्लियर। फिर लाइन बदल के नोट लगा के लिखना साथियों, वो लिखना भारत में, सॉरी उससे पहले लिखना एक बात, वो पहले लिखना ये, जिला प्रशासन का मुखिया जिलाधीश ऑब्लिक कलेक्टर होता है। पहले ये लिख देना, जिला प्रशासन का मुखिया जिलाधीश ऑब्लिक कलेक्टर होता है। जिलाधीश ऑब्लिक कलेक्टर होता है। ठीक है। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है साथियों, पूछ ले तो कलेक्टर होता है। यह सवाल आपको करना है। फिर लिखिएगा अगली बात, अब नोट लगा कर लिखना, वो लिखना साथियों, भारत में कलेक्टर पद की स्थापना, भारत में कलेक्टर पद की स्थापना सन 1772 में, 1772 में, सन 1772 में, 72 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसी वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था साथियों। लिख दो, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। तो कलेक्टर पद की स्थापना कब की गई, 1772, 1772 में। किसने की थी मेरे प्यारे साथियों, किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर पद की स्थापना की थी। फिर लिखिएगा, लाइन बदल के लिखना साथियों, अगली बात वो लिखना, भारत का प्रथम कलेक्टर, भारत का प्रथम कलेक्टर रॉल्फ सेल्डन को बनाया गया। अच्छे से लिख देता हूं नाम आपके सामने साथियों, रॉल्फ सेल्डन को बनाया गया। भारत का प्रथम कलेक्टर रॉल्फ सेल्डन को बनाया गया। फिर लिखिएगा दोस्तों, अगली बात लिखना, सन 1793 में, 1793 में, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लिखना दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जिला कलेक्टर के सेवनटीन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जिला कलेक्टर के राजस्व व न्यायिक कार्यों को, जिला कलेक्टर के राजस्व व न्यायिक कार्यों को अलग अलग किया गया। जिला कलेक्टर के राजस्व व न्यायिक कार्यों को क्या किया गया साथियों, अलग अलग किया गया। क्लियर। वो अलग अलग कब किया गया, 1793 में। किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसको आप भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहते हो, वही लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। तो अभी तक तो आपने ये पता किया कि जिला कलेक्टर पद की स्थापना कब हुई और इसको न्यायिक कार्य कब दिए और राजस्व न्यायिक कार्यों संबंधी अलग अलग काम कब किए। साथियों, अब मैंने आपको बताया कि हमसे जो प्रश्न अगला पूछा जाता है वो जिलाधीश के कार्यों का पूछा जाता है। अब मैं आपको कार्य बताऊंगा कि जिला कलेक्टर का राजस्व संबंधी काम कैसे होता है, प्रशासनिक काम कैसे होता है, न्यायिक अधिकारी के रूप में काम कैसे होता है, विकास अधिकारी के रूप में काम कैसे करता है। वो सारे अलग अलग कार्य अपने को याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं कि हमेशा वो प्रश्न पूछ लेता है कि जिला कलेक्टर का जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कौन सा कार्य नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कौन सा कार्य नहीं है ना। अभी तक तो पूछा जाता था ना वो सवाल, ये तरीका था, कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन दे देता है। अब क्या करता है पेपर सेटर, उससे एक कदम आगे बढ़ जाता है साथियों, और आगे बढ़ के क्वेश्चन क्या पूछता है, जिला कलेक्टर का राजस्व संबंधी कौन सा कार्य नहीं है। कई बार प्रश्न देता है जिला कलेक्टर का जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कौन सा कार्य नहीं है।
नेक्स्ट दे देता है जिला कलेक्टर का विकास अधिकारी के रूप में कौन सा कार्य नहीं है। तो आपको सारे कार्य याद रखने पड़ेंगे साथियों कि जिला कलेक्टर का, ध्यान से सुन लेना साथियों, जिला कलेक्टर के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कौन कौन से कार्य होते हैं, है ना। जिला कलेक्टर के विकास अधिकारी के रूप में कौन कौन से काम होते हैं, प्रशासन से संबंधित कौन कौन से काम होते हैं, राजस्व से संबंधित कौन कौन से काम होते हैं, ये सारे कार्य मैं एक एक करके आपके सामने लेकर आ रहा हूं। उसको अच्छे से सुनकर याद कर लेना साथियों, और अच्छे से नोट्स बना के याद करना। निश्चित रूप से ये प्रश्न यहां से, यही तरीका रहता है जिस पर मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात है साथियों, जिला प्रशासन की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, और यह बात तो मैंने आपके सामने कर दी कि जिला प्रशासन सुगमता की दृष्टि से सभी राज्यों को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त किया गया है, जिन्हें जिला कहा जाता है। जिला प्रशासन जिसकी बात कर रहे हैं हम, अब जिला किसे कहा जाता है, राज्यों को प्रशासन की दृष्टि से छोटे छोटे जो टुकड़ों में बांटा जाता है उससे हम जिला नाम देते हैं। अब आपको पता है सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर का पद स्थापित किया, और करने के साथ ही आधुनिक जिला प्रशासन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। अभी मैंने आपके सामने यह चर्चा कर दी कि 1772 में कलेक्टर पद की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के बाद जिला को भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अपनाया गया। जैसे हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन को क्या किया, एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई के रूप में इसका प्रारंभ किया गया, इसको अपनाया गया साथियों। ठीक है, यह जिला प्रशासन के बारे में जो अभी मैंने आपके सामने बातें की। नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान में जिला शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन किसके रूप में किया, अभी मैंने आपको यह बात लिखवा चुका हूं, वापिस बता रहा हूं। भारतीय संविधान में जिला शब्द का उपयोग अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में प्रयोग किया गया है, और पंचायती राज के लिए जिला परिषद का प्रयोग किया गया है, वह अनुच्छेद 243 में किया गया है। ध्यान से सुन लेना साथियों, बहुत अच्छे से। अभी ये बातें आपको सारी लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन प्रश्न पढ़ लेना। मैंने अभी पहले से ही आपको बता दिया कि जिला प्रशासन का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में जिला शब्द का उल्लेख है। और जिला शब्द का उल्लेख दो जगह, जिसमें से एक जगह तो आपने लिख दिया, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, अभी आपने देखा। लेकिन राज्यपाल जब भी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा ना साथियों, तो वो राज्यपाल से परामर्श करके करेगा। सॉरी, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श के साथ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके करेगा। और दूसरा, जिला शब्द का अगर उल्लेख देखने को मिलता है तो वो जिला परिषद के रूप में मिलता है। और जिला परिषद भी अब एक संवैधानिक संस्था के रूप में गठित कर दी 73वें संशोधन के द्वारा, और आर्टिकल 243 में आपको जिला प्रशासन का, जिला परिषद का उल्लेख देखने को मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिला प्रशासन का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन जिला शब्द का उल्लेख कर रखा है संविधान में दो जगह, एक तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में और एक जिला परिषद के संबंध में। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। फिर बढ़ते हैं अगली बात की ओर साथियों। अब अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगले महत्वपूर्ण बात सुन लेना कि जिला प्रशासन के महत्व के क्या कारण है। जिला प्रशासन का जो महत्व है उसके रीजन क्या है, जिला प्रशासन का महत्व इतना क्यों प्रभावशाली महत्व अपने सामने आ रहा है, उसका रीजन क्या है। सबसे पहला कारण सुन लीजिएगा साथियों कि जिला प्रशासन तथा जिलाधीश के पद की, ध्यान से सुनना, जिला प्रशासन तथा जिलाधीश के पद की छवि भारतीय जनसाधारण के मन में परंपरागत श्रेष्ठता के रूप में अंकित है। जिला प्रशासन और जिलाधीश के पद की जो छवि है ना, जिलाधीश के पद की जो छवि है वो भारतीय जनता के मन में, जनसाधारण यानी जनता के मन में श्रेष्ठता के रूप में अंकित है। और श्रेष्ठता के रूप में क्यों अंकित है, क्योंकि यह पद बहुत पुराना है साथियों, है ना। लोग शुरुआत से ही इस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बहुत आदर करते हैं इस पद का। और क्यों, क्योंकि अंग्रेजों की देन है। 1772 से यह पद स्थापित हुआ है, 1772 से, और 1772 से यह पद चला आ रहा है ना। और एक कलेक्टर यानी राजस्व, जब कलेक्टर पद की स्थापना हुई थी उस समय कलेक्टर नाम रखा था उसका, और उसका नाम कलेक्टर रखने का रीजन क्या था, क्योंकि कलेक्टर पद की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, कलेक्ट करना। कलेक्ट क्या करना, राजस्व संग्रहण के उद्देश्य से ही कलेक्टर पद स्थापित हुआ था। उसका उद्देश्य था राजस्व का संग्रहण करना, तो राजस्व संग्रहण से संबंधित ही पद स्थापित हुआ था, इसीलिए कलेक्ट करना, पैसों को संग्रहित करना, इसलिए नाम उसका कलेक्टर का। तभी से परंपरागत यानी कि पुराने समय से ही इस पद की श्रेष्ठता का भाव जनसाधारण के मन में। दूसरा रीजन क्या है इसका महत्वपूर्ण होने का, भौगोलिक दृष्टि से संतुलित क्षेत्र स्थिति के कारण प्रशासनिक दृष्टि से सुविधापूर्ण तथा क्षेत्रीय स्तर तक पहुंच बनाए रखता है।
अब भौगोलिक दृष्टि से भी और कौन सी दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से भी क्षेत्रीय स्तर पर सुविधापूर्ण हर बात को पहुंचा देता है, क्योंकि कोई भी काम होता है तो जिला स्तर पर निपट जाता है, इसीलिए इसको और महत्वपूर्ण माना जाता है लोगों की नजरों में। तीसरा है, जिला मुख्यालय तक आम आदमी का आना जाना आसानी से होता है ना। अब जिला प्रशासन तक तो हम आम आदमी का आना जाना आसानी से हो जाता है, और इसीलिए महत्वपूर्ण भी माना जाता है, आसानी से होने के कारण ही तो, ठीक है, क्योंकि जिला स्तर पर हर एक व्यक्ति का काम हो जाता है, और काम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जिला स्तर पर हर एक आदमी आ जा भी सकता है। कोई कठिन काम नहीं है ना, कि प्रत्येक आदमी, अब हर काम अगर हम कह देते कि राजधानी में ही होता, जयपुर में, तो फिर हर व्यक्ति जयपुर आ जा नहीं सकता था, लेकिन जिला स्तर पर तो आ जा सकता है वो व्यक्ति। इसीलिए फिर नंबर चौथा कारण इसके महत्वपूर्ण होने का क्या है, राज्य सरकार के समस्त कार्यालय प्राय जिला स्तर पर स्थापित होने के कारण, राज्य की सरकार के जितने भी कार्यालय है वो सारे जिला स्तर पर स्थापित होने के कारण राज्य की राजधानी से समन्वय स्थापित करने में सुविधा रहती है। अब जिला स्तर के जितने भी राज्य स्तर के कार्यालय है वो जिला स्तर पर ही स्थापित होते हैं, और जिला स्तर का कांटेक्ट होता है वो सीधा राजधानी से होता है, और राजधानी से सीधा समन्वय स्थापित करने के कारण लोगों की नजरों में यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर अगला इसका महत्वपूर्ण होने का रीजन क्या है साथियों, ऐतिहासिक निरंतरता के साथ साथ जिला एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान तथा अपनत्व की बोध कराता है ना। अपना जिला अपनत्व की बोध कराता है, इसीलिए लोगों की नजरों में श्रेष्ठ है। और फिर कि जिला प्रशासन स्थानीय समस्याओं से अवगत रहता है। अब जिला प्रशासन को पता है, अब राजधानी में बैठे लोगों को तो पता नहीं है ना, मुख्यमंत्री को तो पता नहीं कि जैसलमेर के कौन से गांव में क्या समस्या है, कि वो सीधा जुड़ा हुआ थोड़ा ही रहता है। लेकिन जैसलमेर जिला परिषद में बैठे लोग, जिला प्रशासन में बैठा लोग, जैसलमेर जिले का कलेक्टर, वो सब स्थानीय समस्याओं से अवगत है। क्यों? क्योंकि वह स्थानीय लोगों से सीधा उसका जुड़ाव रहता है, सीधा जिला प्रशासन से लोगे वो जुड़ागा, जिला प्रशासन जुड़े हुए अधिकारियों का, कर्मचारियों का जिले के स्थानीय समस्याओं से जुड़ाव होता है, और इसीलिए यह जिला प्रशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो स्थानीय समस्याओं से अवगत रहते हैं, है ना, कि कौन से जिले में किस स्तर पर कौन सी स्थानीय समस्या है, उससे सीधा सीधा अवगत है। अभी मेरे को बताइएगा, जिला प्रशासन के तो स्थानीय, अब आपको पता है दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार क्या जैसलमेर जिले के कौन से गांव में क्या समस्या है इसको पता है? नहीं, तो सीधा स्थानीय समस्याओं से उनका जुड़ाव ही नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन के सीधा स्थानीय समस्याओं से जुड़ाव रहता है, क्योंकि वो भौगोलिक दृष्टि से छोटा है। अभी मैंने आपको एक महत्वपूर्ण कारण यह भी बताया ना, कि भौगोलिक दृष्टि से संकीर्ण होने के कारण सभी स्थानीय बातों को वो अच्छे से जानते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण मैंने कारण बताए वो अच्छे से याद कर लेना। क्या कारण है? जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण होने के, जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण होने के कारण। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, अगली बात करते हैं, और वो करते हैं जिला कलेक्टर। मैंने अभी आपको बताया कि जिले का जो मुखिया होता है, जिला प्रशासन का जो प्रमुख होता है, उसको हम जिलाधीश या जिला कलेक्टर नाम से जानते हैं। अब कलेक्टर पद की स्थापना कब हुई, उसको न्यायिक काम कब दिए, वो तो आपने पढ़ लिए। लेकिन जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। यानी जो जिला कलेक्टर बनता है वो कैसा अधिकारी होता है साथियों? आईएएस प्रशासनिक अधिकारी होता है ना। ये डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, ध्यान रख लेना, कलेक्टर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होने का रीजन ये है ना। रीजन तो मैंने अभी आपको बताया इसको महत्वपूर्ण होने के। और जिला कलेक्टर पद पर बैठता कौन है? प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस ही जिला कलेक्टर बनता है। आपको पता है आईएएस जो टॉप करता है उसको कलेक्टर बनाया जाता है। अब आईएएस में तो पोस्टें तो बहुत सारी होती है, आईएएस में पोस्टें तो बहुत सारी होती है, लेकिन सभी कलेक्टर थोड़ी बनते हैं। जितने भी आईएएस के एग्जाम देंगे सारे कलेक्टर बनेंगे क्या? नहीं। कलेक्टर कौन बनेगा? जो आईएएस में उच्च रैंक लाएगा, श्रेष्ठ रैंक लाएगा, है ना, अच्छा टॉप करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, वही जिला कलेक्टर बनेगा। जैसे आप राजस्थान में आरएस का एग्जाम देते हो, तो आरएस का एग्जाम देने वाले सभी प्रतिभागी जो सफल होते हैं सारे एसडीएम बनते हैं क्या? नहीं। टॉप के पोस्ट में पहले ही बता दी जाती है कि ऐसी आरएस की वैकेंसी जो 1000 पोस्टों की आ रही ना, उसमें हम एसडीएम इतने बनाएंगे, आरपीएस इतने बनाएंगे, एओ इतने बनाएंगे, वो इतने बनाएंगे। सारे पोस्टों का क्या हो रखा है साथियों? विभाजन हो रखा है। क्लियर? जो आईएएस टॉप करता है उसको जिला कलेक्टर बनाया जाता है, और जिला कलेक्टर हमेशा आईएएस अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं जिला कलेक्टर के काम।
अब ध्यान रखना, मैं बार बार आपके सामने एक लाइन बोल रहा हूं कि यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो जिलाधीश के कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो अब आपको सारा एक एक करके काम बताता हूं, अच्छे से पढ़ाता हूं, समझाता हूं कि जिला कलेक्टर के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन से काम होंगे, राजस्व अधिकारी के रूप में कौन से काम होंगे, है ना, मजिस्ट्रेट के रूप में कौन से काम होंगे, और अन्य रूपों में भी उसके कौन कौन से काम माने जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जिला कलेक्टर के कार्यों में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के क्या क्या कार्य होते हैं। ध्यान से सुन लेना साथियों, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर के कौन कौन से कार्य होते हैं, अच्छे से सुनना एक एक के, है ना। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पहला कार्य क्या है साथियों, पोस्ट कॉर्ब के रूप में, ध्यान से सुनना, पोस्ट कॉर्ब के रूप में कार्यों को करना। अब पोस्ट कॉर्ब आपको पता है कि लोक प्रशासन अगर पढ़ा तो लूथर गुलिक ने एक पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत दिया था साथियों। किसने दिया था? लूथर गुलिक ने एक सिद्धांत दिया था अच्छा प्रशासन चलाने के लिए। लूथर गुलिक ने कौन सा? पोस्ट कॉर्ब। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसके शब्दों के अर्थ को जानना साथियों। लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत दिया, तो पोस्ट कॉर्ब के सिद्धांत में क्या बताया? सबसे पहले अब पोस्ट कॉर्ब के कार्यों को करना होता है। पोस्ट कॉर्ब के कार्य क्या है? अभी आप बोलोगे। पी का मतलब होता है प्लानिंग बनाना, योजना। ध्यान से सुनना, पोस्ट कॉर्ब के मैं एक एक शब्द का अर्थ बताता हूं, तो पोस्ट कॉर्ब के काम कैसे होते हैं। पोस्ट कॉर्ब के रूप में क्या काम करता है? पी यानी कि प्लानिंग बनाना, योजना बनाना। कोई भी काम को करने के लिए योजना बनाता है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर बनाता है। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के रूप में काम करना, है ना, समन्वय के रूप में काम करना। एस स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना कोई भी काम करने के लिए। डी डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब निर्देशित करना, किसी भी काम को करने के लिए निर्देशित कौन करता है? जिला स्तर पर जिला कलेक्टर करना है। सीओ कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना, प्रशासन के प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी के एक समन्वय स्थापित करने का काम करता है। जिले से लेकर राज्य तक की प्रत्येक जिले को राज्य की राजधानी के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। आर यानी कि रिपोर्टिंग करना, जिला स्तर पर कौन सा काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, राज्य की सरकार को, मुख्यमंत्री को समय समय पर प्रत्येक काम की रिपोर्टिंग करना। और बी का मतलब होता है बजटिंग। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द का अर्थ बताया। बी का मतलब होता है बजटिंग, यानी कि जिला स्तर पर किसी भी काम को करने के लिए पैसे की व्यवस्था करना, कहां से लाना, कैसे पैसा खर्च करना, क्योंकि जिलाधीश जिले के कोषागार के संरक्षक के रूप में काम करता है साथियों। तो ये पोस्ट कॉर्प के रूप में काम करता है कौन? जिलाधीश। फिर बढ़ते हैं अगले कार्य की ओर। दूसरा कार्य प्रशासन से संबंधित क्या होता है कि जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों जैसे तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है और जिले में कार्यरत अन्य राजपत्रित अधिकारियों को पद स्थापना करना और उनका स्थानांतरण करना, है ना। अब पद स्थापना स्थानांतरण का काम वैसे तो आपको पता है कि सरकार करती है, लेकिन कलेक्टर की भी उसमें भूमिका देखने को मिलती है एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। ठीक है दोस्तों। फिर है वार्षिक बजट का अनुमान प्रस्तुत करना। वार्षिक बजट का अनुमान प्रस्तुत करना, जिले में वार्षिक बजट का अनुमान प्रस्तुत करना कि अगली बार जिले में कितने व्यय, हमारे को कितने पैसे चाहिए अलग अलग योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए। कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्य करना, है ना, प्रशासन से जुड़े हुए, कार्मिक विभाग से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं वो कार्य करना। जिले के राजस्व भवनों का निर्माण करना और उनकी देखभाल करना, ये भी जिलाधीश के कार्य है सारे। हाँ, फिर वह जिला कोषालय का प्रभारी होता है। अभी मैंने बताया ना, जिले के कोषागार का संरक्षक। अब जिले में कोषागार यानी कि कोषागार का मतलब क्या होता है? अरे कोषागार का मतलब क्या होता है? अरे अपने घर में कोषागार है, धन की रुकवाली वाली सूटकेस, है ना, उसका संरक्षक होता है। जिले के कोषागार का संरक्षक होता है। जिले का धन जो पड़ा है, पैसा जो पड़ा है, उसके संरक्षक के रूप में काम करता है जिलाधीश। ठीक है, तो कोषालय का प्रभारी होता है और जिले के सभी ट्रेजरी और कोषालय की सुरक्षा करने की उसकी जिम्मेवारी होती है। ट्रेजरी ऑफिस होते नहीं है क्या जिला स्तर पर? आपने देखा होगा ग्रामीण ट्रेजरी, सिटी ट्रेजरी, जहां पर जितने भी प्रशासन से जुड़े हुए, जिले के प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनके पेमेंट के बिल बनते हैं ट्रेजरी में। जितना भी मैंने कहा ठेका पता चलती है, जितना भी जिले में काम चल रहा है ना, उन काम से संबंधित कितना भुगतान करना है, कौन से कार्य का बिल कैसे पारित करना है, यह सारा काम कहां से होता है? ट्रेजरियों से होता है। मतलब ट्रेजरी में बैठे अधिकारी और कर्मचारी पैसा एक आवंटित करते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी किसकी होती है? कलेक्टर की होती है। फिर अगला कार्य क्या साथियों? सरकारी वाहनों, सर्किट हाउस, डाक बंगले पर नियंत्रण रखना।
अब जिले में जितने भी सरकारी वाहन है, खुद के पास भी है और अनेक सारे पदाधिकारियों के पास सरकारी वाहन सरकार ने आवंटित कर रखे। उन सरकारी वाहनों की सर्किट हाउस प्रत्येक जिले में, आपको पता है कि उच्चतर या तो जनप्रतिनिधियों के ठहरने के लिए या कुछ सरकारी अधिकारी जो अच्छी पोस्ट के होते हैं जैसे IAS RS, उनके ठहरने के लिए एक सरकारी बंगला बना हुआ है जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम सर्किट हाउस के नाम से जानते हैं। उस सर्किट हाउस और डाक बंगला होता है जो जनप्रतिनिधि होता है ना, उसके रहने के लिए उसकी क्या करना, नियंत्रण रखना। उन पर नियंत्रण रखना भी जिले में किसका दायित्व होगा, जिला कलेक्टर का। अगला कार्य है जिला प्रशासन की संपत्ति, धरोहर, भवनें, इमारतें, पर्यटक स्थलों की रक्षा करना। जिला प्रशासन के अंतर्गत जितनी भी संपत्ति होती है, चाहे उस जिले में जितने भी भवनें हैं, इमारतें, धरोहर है, पर्यटक स्थल है, उन सब की रक्षा करने का दायित्व किसका है, जिला कलेक्टर का है। हाँ, क्योंकि जिला कलेक्टर उस जिले की आंख कान नाक है, मतलब जिला कलेक्टर उस जिले का मालिक है ना, वो किसी एक विभाग का मुखिया नहीं होता है, ये सारे दायित्व उसके। फिर अगला कार्य क्या साथियों, जिला प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निरीक्षण करना। बिल्कुल, जिले के प्रशासन में जितने भी, जिला प्रशासन में जितने भी कार्यरत अधिकारी है, चाहे किसी भी विभाग का है ना, और कर्मचारी है, उनका निरीक्षण करना। अगर जिला कलेक्टर चाहे तो किसी भी सरकारी विद्यालय का निरीक्षण कर सकता है, जिला कलेक्टर चाहे तो किसी भी हॉस्पिटल, चिकित्सालय का निरीक्षण कर सकता है, जिला कलेक्टर चाहे तो किसी भी उद्योग विभाग में जाकर किसी भी कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है, अपने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किसी भी पुलिस थाने का भी निरीक्षण कर सकता है। हाँ, उन सभी की सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का समय समय पर निरीक्षण कर सकता है, और निरीक्षण में अगर लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ जो अनुशासनहीनता के आरोप लगाकर कार्रवाई भी कर सकता है। अगला है जिले के गांवों और नगरीय क्षेत्रों का दौरा करके क्या करना, जनता की शिकायतों की जन सुनवाई भी करता है। बिल्कुल, उस जिले में आने वाले जितने भी गांव हैं उन गांवों का दौरा करता है, जिले में विकास के काम कैसे चल रहे हैं, जिले में उस गांव से जुड़े हुए लोगों की समस्या क्या है, उनके लिए जन सुनवाई करता है और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता है जिला कलेक्टर। ये सारे उसके एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या होते हैं साथियों, कार्य होते हैं। ये तो है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। अब जिलाधीश के रूप में उसके क्या काम होते हैं, है ना, जिलाधीश के रूप में उसके क्या काम होते हैं। जिला कलेक्टर के रूप में वह राजस्व संग्रह का कार्य करता है जो निम्न है। अब जो स्थापित हुआ था ना साथियों कलेक्टर, मैंने कहा इसका कलेक्टर नाम क्यों रखा, राजस्व का संग्रहण करने के लिए, क्योंकि 1772 में जो कलेक्टर पद की स्थापना हुई थी वो कलेक्टर नाम से इसलिए की कि उसके स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य पैसों को कलेक्ट करना, अर्थात जो भी राजस्व आ रहा था उसको कलेक्ट करना। अब जिलाधीश यानी कि कलेक्टर के रूप में वो कौन कौन से काम करता है। अभी तक अपन ने जो अभी पिछले कार्य पढ़े वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पढ़े, प्रशासन से जुड़े हुए काम पढ़े। अभी कलेक्टर के रूप में कौन कौन से कार्य, जरा ध्यान से सुनना, वो सुनना, भू राजस्व की दरों का निर्धारण करना। हाँ, भू राजस्व की दरें जितना भी निर्धारित होती है वो कौन करता है, कलेक्टर करता है। फिर भू राजस्व को संग्रहित करना, भू राजस्व का क्या करना, संग्रह करना। अरे भू राजस्व यानी भूमि से संबंधित जितने भी कर है उनको क्या करना, संग्रहित करना। फिर कृषि आयकर, बिक्री कर, सिंचाई कर, नहरी शुल्क तथा आयकर और अन्य करों का संग्रह करना। जिले में जितने भी प्रकार के कर लगते हैं, ये अनेक सारे कर, मैंने उदाहरण दिया आपके सामने, कृषि आय कर है, बिक्री कर है, सिंचाई कर है, नहरी कर है, आय कर है और अन्य अनेक प्रकार के कर लगते हैं। उन सारे के सारे करों को क्या करना, संग्रहित करने का काम करता है कलेक्टर। यह भी उसका कलेक्टर के रूप में पैसा इकट्ठा करने के रूप में काम होता है। फिर कृषि ऋणों का वितरण और उनकी वसूली करना। अब हम कहते हैं ना, कृषि ऋण देते कि नहीं देते हैं, कृषि ऋण देते कि नहीं देती है, बिल्कुल देते हैं। जमीनों पर ऋण दिया जाता है, वो ऋण भी देना और उनकी समय समय पर वसूली भी करना किसका काम हो जाएगा, कलेक्टर के नाम से कार्य होते हैं सारे ये। ठीक है, तो कृषि ऋण भी देना और कृषि की उन ऋणों की क्या करना, वसूली भी करना। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना। फिर अगला कार्य क्या है, भू अभिलेख से संबंधित सभी प्रकरणों की क्या करना, देखना, और भू राजस्व से संबंधित मुकदमों की अपील की सुनवाई करना। भू राजस्व से संबंधित अगर किसी प्रकार का झगड़ा है, भू राजस्व से संबंधित अगर किसी प्रकार का मामला है तो उसकी क्या करना, उस अपील की सुनवाई करने का काम भी कलेक्टर का होता है। तो ये जितने भी आप कार्य पढ़ रहे हैं वो कलेक्टर के रूप में काम होते हैं साथियों। अगला कलेक्टर के रूप में कौन सा काम होता है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित काम करना। अब जिले में अगर किसी प्रकार की भूमि को अधिग्रहित करना है
तो भूमि अधिकृत करने का जो काम किया जाता है साथियों, वो भी किसके द्वारा किया जाता है? वो भी कलेक्टर के द्वारा ही किया जाता है, भूमि अधिकृत करने का काम। फिर स्टाम्प एक्ट का क्रियान्वयन करना। अब स्टाम्प बेचते हैं, आपको पता है, तहसील में जाते हो आप, जिला परिषद में जाते हो, है ना, तो वहां स्टाम्प एक्ट जो दिया जाता है, वो स्टाम्प एक्ट से संबंधित जो भी है उनसे संबंधित क्रियान्वयन करने का काम करना। फिर सरकारी संपत्ति और भूमि की रक्षा करना। भूमि की रक्षा का मतलब भूमि पर अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है ना, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। फिर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून को, पटवारी को भू राजस्व के संबंध में मार्गदर्शन देना और उन पर नियंत्रण रखना। ये सारे कलेक्टर के नियंत्रण में काम करते हैं पदाधिकारी। आपको पता है, एक जिले में कलेक्टर तो एक होता है, लेकिन एक जिले में बहुत सारे उपखंड होते हैं, बहुत सारी तहसीलें होती है। तो उस प्रत्येक उपखंड में एक उपखंड अधिकारी बैठता है, प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार बैठता है, उसी तहसीलदार के नीचे एक नायब तहसीलदार बैठता है, और फिर प्रत्येक गांव में आपको पता है 1 या 2 गांवों को मिलाकर एक पटवार मंडल भी बनाया गया है, वहां पटवारी बैठता है। इन सब के ऊपर नियंत्रण भी रखना और इनको समय समय पर भू राजस्व से संबंधित क्या देना? मार्गदर्शन देते रहना। यह भी काम आपके कलेक्टर का होगा। फिर कृषि से संबंधित सांख्यिकी एवं आंकड़ों को तैयार करवाना। अब आपको पता है कि सरकार कभी भी आंकड़े मांग सकती है कि इस बार इस जिले में कितनी कृषि हुई है ना, रबी की फसलें कितनी बोई है, खरीफ की फसलें कितनी बोई है ना, और उस समय कितना इनका है जो नुकसान हुआ है। अगर किसी प्रकार का आकस्मिक कंडीशन में किसी प्रकार की घटना घटित हो जाए जिससे इनको नुकसान होता है, तो उनके सबके आंकड़े तैयार कौन करता है? कलेक्टर करवाता है। सरकार रिपोर्ट मांगेगी, वो किससे मांगती है? कलेक्टर से मांगती है कि आपके जिले में इस बार कितनी कृषि हुई है ना, उसके आंकड़े चाहिए हमारे को। कितनी पैदावार हुई है उससे संबंधित आंकड़े चाहिए हमारे को। और अगर किसी प्रकार की कृषि हुई है और बिना मौसम के किसी प्रकार की बारिश हो जाती है मान लो, और उससे किसानों की फसलें सारी नष्ट हो गई, तो वो नष्ट हुआ है, वो कितना नुकसान हुआ है, वो भी आंकड़े उपलब्ध करवाओ। तो ये सारे आंकड़े उपलब्ध करवाने का जो काम किया जाता है साथियों, वो कलेक्टर करता है। क्लियर? फिर अगला काम क्या है? जिला स्तर के स्थानीय अधिकारियों के राजस्व निर्णय की अपीलें सुनना, है ना। जिला स्तर के लिए जितने भी स्थानीय अधिकारी है, उनके लिए राजस्व से संबंधित निर्णय करने के लिए जितनी भी अपीलें आती है, उन अपीलों को भी राजस्व अधिकारी के रूप में यही सुनता है कौन? जिला कलेक्टर। फिर अगला कार्य क्या होगा साथियों? अगला कार्य होगा जिला दंडाधिकारी के रूप में। अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कलेक्टर के रूप में, अभी ध्यान रखना 2 प्रकार के कार्य मैंने कलेक्टर के बता दिए। एक तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसके कौन कौन से काम होते हैं, एक जिला कलेक्टर के रूप में उसके कौन कौन से काम होते हैं राजस्व से संबंधित। और अब जिला कलेक्टर को आपको पता है एक न्यायिक शक्तियां भी होती है, और अब वो जिला दंडाधिकारी के रूप में कौन कौन से काम करता है वो सुन लीजिएगा। हाँ, मैंने कहा ना, प्रश्न इसलिए मैंने अलग अलग कार्य बनाए कि भाई प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रशासन से संबंधित कौन कौन से काम होंगे, राजस्व से संबंधित कौन कौन से काम होंगे, और अब आपको बता रहा हूं दंडाधिकारी के रूप में कौन कौन से काम होंगे। क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको प्रश्न पूछने का तरीका बता दिया था कि कौन सा कार्य कलेक्टर के रूप में नहीं करता है, कौन सा कार्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं होता है, और अब पूछ लेगा कौन सा कार्य दंडाधिकारी के रूप में नहीं होता है। तो आपको प्रत्येक का काम याद होना चाहिए कि भाई ये तो प्रशासन से जुड़ा हुआ काम है, ये राजस्व से जुड़े हुए काम है, और अब है दंडाधिकारी के रूप में कौन कौन से काम है। तो दंडाधिकारी के रूप में काम पढ़ लीजिएगा। पहला कार्य क्या साथियों? जिले में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। हाँ, जिले में शांति व कानून व्यवस्था को क्या करना साथियों? जिले में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखना जिला कलेक्टर का कार्य होता है। फिर शांति भंग होने से उत्पन्न संकट में आदेश जारी करना। अगर जिले में किसी प्रकार की शांति भंग हो जाती है ना, तो उससे संबंधित जितने भी आदेश जारी किए जाते हैं वो कलेक्टर के नाम से किए जाते हैं। आपने कई बार देखे होंगे, आजकल तो सोशल मीडिया पर प्रत्येक आदेश आ ही जाता है, तो उस आदेश को पढ़ना, या तो ऊपर लिखा होगा जिला कलेक्टर या नीचे जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर होंगे, तो वो जितने भी आदेश जारी करता है वो जिला कलेक्टर करता है। फिर अगला कार्य सांप्रदायिक दंगों, आतंकवादी गतिविधियों, जन आंदोलन, उग्र छात्र प्रदर्शन, राजनीतिक आंदोलनों तथा जातीय संघर्षों पर नियंत्रण रखना। अब जिले में जितने भी प्रकार के आंदोलन होते हैं, आपको पता है ना, जिले में जितने भी प्रकार के आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों पर नियंत्रण रखना। सांप्रदायिक दंगे भड़के तो उनको रोकना। आपको पता है कि अगर जिले में उग्र सांप्रदायिक दंगा होता है तो तुरंत जिला कलेक्टर को पहुंचना पड़ता है, और आपने कई बार ऐसी घटनाएं देखी होगी कि तुरंत जिला कलेक्टर उस स्थल पर पहुंचे।
दंगा स्थल पर। तो अगर पहले तो नियंत्रण रखेगा और अगर हो गया तो तुरंत जिला कलेक्टर की भूमिका होगी, वो तुरंत क्या करें, उस स्थल पर पहुंचे जहां पर दंगा हुआ है, और जितने भी प्रदर्शन होते हैं, चाहे छात्र प्रदर्शन हो रहे हैं, जातीय संघर्ष हो रहे हैं, उन पर नियंत्रण रखना। और आपको एक और बात बता देता हूं कि ये जितने भी प्रकार के आंदोलन करने हैं, जैसे जिले में किसी प्रकार की रैली निकालनी है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, हड़ताल करना है, इन सबको करने की अनुमति भी जिला कलेक्टर ही देगा। बिना कलेक्टर की अनुमति के आप ये किसी प्रकार के क्या नहीं कर सकते हो, धरने, प्रदर्शन, हड़ताल, रैली वगैरह नहीं कर सकते हो। क्लियर। फिर अगला कार्य क्या होगा, फौजदारी घटनाओं के बारे में पुलिस से जानकारी प्राप्त करना। अब फौजदारी घटना का मतलब लड़ाई, लूट, हत्या, झगड़ा, फांसी, फसाद, ये सारे कौन से मामले होंगे, फौजदारी मामले। अब फौजदारी मामले में जिला प्रशासन में कौन कौन सी घटनाएं हुई है, वो मामले देख तो पुलिस रही है, तो पुलिस से संबंधित समय समय पर उन मामलों की क्या मांगना, जानकारी मांगना, क्योंकि वो न्यायिक शक्तियां भी उसके पास है, इसलिए। फिर अगला, जिले की पुलिस के कार्यों का निरीक्षण करना और उससे तत्संबंधी आदेश एवं निर्देश जारी करना। अभी मैंने कहा ना, वो जिले की पुलिस से संबंधित क्या कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है, उनके कार्यों का निरीक्षण कर सकता है। मैंने अभी आपके सामने कुछ समय पहले बोला था कि जिला कलेक्टर आकस्मिक रूप से पुलिस थानों, चौकियों, जेलों का निरीक्षण कर सकता है और निरीक्षण करके उनको आदेश भी जारी कर सकता है। फिर जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों को जिले से बाहर भेजना। अब जिले में कई बार ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो बार बार समझाने के बाद भी क्या नहीं करते हैं, मानते ही नहीं है, तो जिला कलेक्टर को पावर होता है कि उन असामाजिक तत्वों को जिले से बाहर यानी कि जिला बदर कर सकता है। जिला बदर का मतलब कलेक्टर क्या कह सकता है, इस जिले में दिखना नहीं चाहिए, तो उसके उस जिले में रहने पर क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो उस असामाजिक तत्वों को जिला बदर करने की शक्ति है कलेक्टर के पास। अगला कार्य क्या साथियों, जिला कारागारों एवं उनमें रहने वाले कैदियों का निरीक्षण करना। अभी मैंने आपको बताया जेलों का निरीक्षण कर सकता है, ठीक है। फिर जिला पुलिस की प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना और उसे गृह विभाग को वार्षिक रिपोर्ट भेजना। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ध्यान रखना। जिले की पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट राज्य की सरकार के गृह विभाग को भेजना। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि जिले की पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट गृह विभाग को भेजना किसका काम होता है, जिला कलेक्टर का, पुलिस महानिदेशक का, पुलिस उप महानिदेशक का, ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो अपन भटक जाएंगे, लिखेंगे पुलिस महानिदेशक का। अरे नहीं मेरे साथियों, जिला कलेक्टर का कार्य होता है, लेकिन होता दंडाधिकारी के रूप में, क्योंकि उसके पास न्यायिक पावर है। तो जिले की पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट होती है, वो कलेक्टर के पास आती है और कलेक्टर उसको राज्य के गृह विभाग के पास भेजता है। क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले कार्य की ओर। अगला कार्य क्या साथियों, अगला कार्य है जिला विकास अधिकारी के रूप में। अभी तक जो आप कार्य पढ़ रहे थे वो दंडाधिकारी के रूप में पढ़ रहे थे, जिलाधीश के पास न्यायिक पावर होती है उसके रूप में पढ़ रहे थे। अब जिलाधीश के कार्य किस रूप में पढ़ोगे, जिला विकास अधिकारी के रूप में पढ़ोगे। किसके रूप में, जिला विकास। जिले में विकास करवाने के अनुसार वो कौन कौन से काम करवाता है, जिले में विकास के कार्यों से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। अब आपको पता है सरकार योजना निकाल देती है, लेकिन उस योजना का जिले में क्रियान्वयन करने का काम जो किया जाता है वो जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। उस योजना को धरातल पर जो लाया जाता है वो जिला कलेक्टर के द्वारा लाया जाता है। फिर अगला कार्य, जिले में विभिन्न प्रकार की विकासात्मक और रोजगारोन्मुखी योजनाओं को लागू करना। अब जिले में जितने भी प्रकार की विकास करने से संबंधित योजनाएं हैं, जिले में लोगों को रोजगार मिल सके, उन रोजगारमुखी योजनाओं को क्या करना, लागू करना। जैसे मनरेगा। अब अगर मान लीजिएगा इस कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में लोगों के रोजगार छिन गए, प्राइवेट धंधे बंद हो गए, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर का यह दायित्व बनता है कि वो योजनाएं लाएं, जिले में लागू करवाएं, लोग जो बेरोजगार बैठे उनको रोजगार दें। ठीक है। अगला कार्य क्या होगा, औद्योगिक विकास के लिए जिला उद्योग केंद्रों को आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश जारी करना। अब जिले में जितने भी प्रकार का औद्योगिक विकास करना है, किसी प्रकार की उद्योगों की स्थापना करनी है, कंपनियों की स्थापना करनी है, उससे संबंधित उनका मार्गदर्शन भी करना और जिला उद्योग केंद्रों को स्थापित करवाने में भी काम करना। फिर अगला कार्य होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में जन सहभागिता को प्राप्त करके विकासात्मक कार्य करना। अब ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के विकास करना और गांव के विकास में क्या करना, जन सहभागिता प्राप्त करके। जन सहभागिता का मतलब उस गांव का विकास कैसे किया जाए, उस गांव के जन प्रतिनिधियों को साथ में लेकर क्या करना, विकास के काम करना। अब गांव में जन सहभागिता के साथ विकास के काम करना। जन सहभागिता का मतलब गांव में जन सहभागिता का काम किसके द्वारा किया जाता है, सरपंच के द्वारा।
तो सरपंच के साथ मिलकर गांव विकास के काम करना, क्यों उसकी गांव की समस्याओं से संबंधित सरपंच अवगत है तो उससे मिलकर विकास काम करना। फिर पंचायती राज संस्थाओं को विकास के कार्यों के लिए सहयोग करना। अब पंचायती राज संस्थाएं जैसे मैंने कहा ना, ग्राम पंचायत गांव में विकास के काम करती है, तो उससे विकास के काम को संस्था को साथ में जोड़कर सहयोग करना उनके। क्लियर। फिर अगला कार्य क्या होगा साथियों? अगला कार्य है एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाओं का जिले में संचालन करना। एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाएं जो राज्य की सरकार के द्वारा जितने भी प्रकार की संचालित की जाती है, उन सारी योजनाओं को जिले में क्या करना? संचालन करना और उस जिले में विकास के काम करवाना। फिर होगा जिला परिषद को विकास के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वयन करने के लिए निर्देश जारी करना। अब जिला परिषद होती है प्रत्येक जिले में, आपको पता है, और आपने पंचायती राज में जिला परिषद पढ़ भी रखी है। जिला परिषद का गठन कैसे होता है, जनसंख्या क्या है, बैठक, सारी बातें मैंने पंचायती राज में बता दी आपको। तो उस जिला परिषद को विकास की योजनाओं के लिए क्या करना? विकास की योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वयन करना। जिला परिषद को कह सकता है जिला कलेक्टर कि आप जिले में विकास की योजनाएं बनाओ और योजनाएं बनाकर उनको क्या करो? क्रियान्वित करो, जिससे जिले में क्या हो सके? विकास हो सके। तो ये जितने भी काम थे साथियों कलेक्टर के, ये 7 प्रकार के काम हमने पढ़े, वो आपके जिला विकास अधिकारी के रूप में होते हैं। ये काम होते हैं विकास अधिकारी के रूप में। ठीक है। तो अभी तक आपने किस किस के रूप में काम पढ़ चुके हो? प्रशासन से संबंधित काम पढ़ चुके हो, राजस्व यानी कि जिलाधीश कलेक्टर राजस्व से संबंधित काम पढ़ चुके हो, दंडाधिकारी के रूप में काम पढ़ चुके हो और विकास अधिकारी के रूप में भी काम पढ़ चुके हो। तो ये सारे जो काम थे साथियों, वो तो थे आपके जिला कलेक्टर के अलग अलग रूपों में। अब आपको पता है कि जिले में जब किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है, तो उस आपदा के आने पर आपदा निवारक अधिकारी के रूप में भी कौन काम करता है? जिला कलेक्टर करता है। जिले में आपदा निवारक अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, और आपदा निवारक अधिकारी के रूप में भी वो काम करता है। तो उसके आपदा निवारक अधिकारी के रूप में कौन कौन से काम होते हैं? तो सुन लीजिएगा। जब जिले में किसी प्रकार की बाढ़, भूकंप, अकाल, सूखा, अतिवृष्टि है ना के समय राहत कार्यों और राज सहायता प्रदान करना। अगर इस जिले में किसी प्रकार की, उसके जिले में, जिस जिले में वो जिला कलेक्टर है, उस जिले में अनेक प्रकार की आपदाएं आ जाए, तो आपदा आने पर जिला कलेक्टर क्या करेगा? राहत कार्य और राज सहायता प्राप्त करेगा। दूसरा, सांप्रदायिक दंगों और आतंकवादी घटनाओं के समय जिला प्रशासन को सक्रिय करना। अगर उस जिले में अनेक प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके मान लो, या उस जिले में अनेक प्रकार की आतंकवादी घटनाएं को अंजाम देने के लिए आतंकवादी इकट्ठे हो रखे, आतंकवादी घटना को अंजाम देने की सूचना मिलती है या आतंकवादी घटना घटित हो जाती है, तो उस समय जिला प्रशासन को सक्रिय करना जिला कलेक्टर का काम होता है। फिर अगला कार्य क्या होगा? महामारी और दैवीय प्रकोप के समय जिला प्रशासन को उचित आदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। अभी महामारी, जैसे अभी आप ले सकते हो कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी फैली, इस महामारी से लोगों को कैसे बचाया जाए, तो समय समय पर आपको पता है कि बहुत सारे जिला कलेक्टर को इस समय पावर दिए गए कि जिस जिले में क्या है, कोविड के मरीजों की संख्या ज्यादा है, वहां पर जिला कलेक्टर अपने स्तर पर अनेक प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। जिला कलेक्टर कह सकता था उस समय कि मेरे जिले में ज्यादा कोरोना फैला हुआ है, कोविड-19 के मरीज ज्यादा है, मैं जिले में 7 दिन का लॉकडाउन लगाता हूं। तो एक जिले में भी जिला कलेक्टर 7 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कई बार आपने देखा होगा इसमें। तो उस समय वो क्या कर सकता है? जिला प्रशासन को उचित आदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है जब किसी प्रकार की महामारी फैल जाए तो। और अभी आपने कोविड-19 में तो ये कार्य देखा ही होगा जिला कलेक्टर का। क्लियर। फिर ये जो थे आपदा के संबंध में काम थे, तो अभी तक जितने भी कार्य पड़े वो तो थे जिला कलेक्टर के साथियों। अब मैंने कहा जिला कलेक्टर पद की स्थापना कब हुई, उसको न्यायिक कार्य कब दिए, भारत का पहला कलेक्टर कौन था, और उसके काम एक एक तरीके से मैंने काम पढ़ा दिया आपको, है ना। और प्रत्येक काम पर विस्तार से चर्चा की। आशा करता हूं काम आपको सारे समझ में आ गए होंगे। नहीं तो एक बार बहुत अच्छे से वापस पढ़ के, अभी ये फाइल आपके पास आ जाएगी, टेंशन मत लेना। मैंने तो अभी कार्यों पर चर्चा की है, आपको बहुत अच्छे से एक एक कार्य याद रखना है साथियों, और मैंने आपको प्रश्न पूछने का तरीका भी बता दिया। लेकिन साथ ही मैंने टॉपिक शुरू करते समय आपको बोला कि जिला प्रशासन में से प्रश्न जो पूछता है उसका आज तक का जितने भी मैंने पुराने पेपर देखे उसमें तो यही है, कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है, कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैंने प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार कार्य बता दिए कि प्रशासन से संबंधित कौन कौन से काम करता है ना। जिलाधीश कलेक्टर के रूप में उसके कौन कौन से काम होते हैं, राजस्व कलेक्टर एक राजस्व या उससे संबंधित जो काम आपने एक साथ पढ़े। फिर दंडाधिकारी के रूप में कौन कौन से काम करता है,
विकास से संबंधित कौन कौन से काम करता है और आपदा से संबंधित कौन कौन से काम करता है। अब मैंने 99% चांस तो मैंने कहा पुराने पेपर पढ़ के मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि आपको जिलाधीश के कार्य पूछे जाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन है आपके सिलेबस में, तो ऐसी स्थिति में उस समय वो उपखंड अधिकारी और पटवारी और तहसीलदार के कार्यों के बारे में भी आपसे सवाल पूछ सकता है। तो कुछ कार्य में पटवारी उपखंड अधिकारियों की भी आपके सामने चर्चा कर देना चाहता हूं। अब है उपखंड अधिकारी, दूसरा पदाधिकारी। अब दूसरा पदाधिकारी उपखंड अधिकारी होता है, जैसे आपने अभी अभी पढ़ा कि जिले में जिला कलेक्टर होता है साथियों, जैसे एक जिले में जिला कलेक्टर होता है, जिले का मुखिया, उसी तरीके से एक जिले को अनेक सारे प्रशासन की दृष्टि से, प्रशासन की सुविधा के अनुसार प्रत्येक उपखंडों में बांट रखा है। किसमें बांट रखा है मेरे साथियों? उपखंडों में बांट रखा है। क्लियर ना? उपखंडों में बांट रखा है। हां ठीक है, तो उस उपखंड का जो मुखिया होता है उसे हम कहते हैं उपखंड अधिकारी। अब उपखंड अधिकारी कौन होता है? वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है आरएएस। जिला कलेक्टर तो होता है आईएएस और उपखंड अधिकारी कौन होता है? आरएएस होता है। जैसे राजस्थान में आरएएस का एग्जाम अभी आपने देखा, वैकेंसी निकली है, 1000 पोस्टों पर वैकेंसी आ रही है ना? तो आरएएस जो टॉप करता है उसको उपखंड अधिकारी बनाया जाता है, वो उस उपखंड का मालिक होता है। जैसे जिले का मालिक जिला कलेक्टर होता है, उसी तरीके से उपखंड का मालिक उपखंड अधिकारी होता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं इसको, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर भी कह सकते हैं। अब उपखंड अधिकारी के बारे में सुन लीजिएगा। भारत में राज्यों को, जिलों को उपखंडों में विभाजित किया है। भारत में राज्यों के जिलों को उपखंडों में विभाजित किया है। भारत को राज्यों में विभाजित किया, राज्यों को जिलों में विभाजित किया और जिलों को उपखंडों में विभाजित किया प्रशासन की दृष्टि से। उपखंड अधिकारी को उपखंड एसडीओ कहा जाता है। उपखंड के अधिकारी को उपखंड अधिकारी, मैंने कहा ना, सब डिविजनल ऑफिसर कहा जाता है इसको। जो उपखंड का मालिक होता है उसको उपखंड अधिकारी कहा जाता है। जिले में 1 से अधिक उपखंड होते हैं और कई जिलों में तो 5 से 6 तक उपखंड होते हैं। बिल्कुल, एक जिले को कई बार 5-6 उपखंडों में बांट दिया जाता है प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से। ठीक है, फिर उपखंड अधिकारी को उप जिला कलेक्टर भी कहा जाता है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी कह सकते हैं हम। बिल्कुल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर या उप जिला कलेक्टर कह सकते हैं। फिर उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर और तहसीलदारों के मध्य एक प्रशासनिक कड़ी का काम करता है। जो उपखंड अधिकारी होता है ना, वो एक कलेक्टर और किसके? तहसीलदार के मध्य एक कड़ी होती है। तहसीलदार उपखंड अधिकारी के नियंत्रण में काम करता है, ध्यान रख लेना, है ना, और उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर के नियंत्रण में काम करता है। तो तहसीलदार और कलेक्टर के बीच की जो कड़ी होती है वो उपखंड अधिकारी होता है। फिर साथियों, उपखंड अधिकारी के रूप में अगर ध्यान देना, उपखंड अधिकारी उपखंड में राजस्व से संबंधित उपखंड दंड नायक एसडीएम और कार्यपालक अधिकारी के रूप में काम करता है। अब उपखंड अधिकारी भी अनेक रूपों में काम करता है, क्योंकि उपखंड अधिकारी भी साथियों किसी एक विभाग का मुखिया नहीं होता है ना, वो सामान्यज्ञ होता है, विशेषज्ञ नहीं होता है। विशेषज्ञ तो किसी एक विभाग का मुखिया होता है, वो सामान्यज्ञ नहीं, सभी प्रकार के विभागों का मुखिया होता है, सामान्यज्ञ होता है, सभी प्रशासन संबंधी सारे मामलों की जानकारी। अब वो उपखंड अधिकारी राजस्व से संबंधित भी काम करता है और दंड नायक के रूप में भी काम करता है, और उसको दंड नायक शक्तियां होने के कारण उसको एसडीएम भी कहा जाता है। हम ज्यादातर व्यवहार में एसडीएम कहते हैं, वास्तव में एसडीओ है, सब डिविजनल ऑफिसर, है ना, लेकिन हम कहते हैं सब एसडीएम साहब आ गए। ज्यादातर ये शब्द प्रचलन में आता है एसडीएम, और एसडीएम इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास न्यायिक अधिकार है, और इसीलिए इसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है ना। और वास्तव में अगर वर्तमान परिस्थितियों में मैं बोल दूं ना, तो बिल्कुल यह सत्य बात है कि न्यायिक मामलों में जिला कलेक्टर से ज्यादा पावर है एसडीएम के पास, न्यायिक मामलों में। हां, अब न्यायिक मामलों में जिला कलेक्टर के पावर तो कम हो गए और एसडीएम के पावर न्यायिक मामलों में बढ़ गए। तो वो उपखंड अधिकारी होता है जो दंड नायक के रूप में भी काम करता है ना, और प्रशासन से संबंधित काम तो करता ही करता है। तो अब उपखंड अधिकारी के कौन कौन से काम होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ देते हैं कि भू राजस्व अधिकारी के रूप में वो कौन कौन से कार्य करता है। भू राजस्व अधिकारी के रूप में कौन कौन से काम करता है? तो पहला है, वह अपने उपखंड क्षेत्र के भू राजस्व से संबंधित न्यायिक, अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक नियंत्रण करने से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। जिस उपखंड में वो उपखंड अधिकारी है, उस उपखंड में वो भू राजस्व से संबंधित न्यायिक, अर्धन्यायिक और प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित काम करता है। दूसरा, वह अपने उपखंड में भू अभिलेख और राजस्व ग्रामों के नक्शे तैयार करवाता है। जिस उपखंड का वो मालिक है, उपखंड अधिकारी है, उससे संबंधित वो भू अभिलेख तैयार करवाता है और राजस्व ग्रामों के नक्शे भी तैयार करवाता है। फिर अगला कार्य इसका क्या होता है? वह राजस्व प्रशासन से संबंधित निम्न स्तरीय कार्मिकों और अधिकारियों जैसे पटवारी है,
भू अभिलेख निरीक्षक है, गिरदावर है, पर नियंत्रण करता है और कानून को तथा तहसीलदारों के कार्यों का निरीक्षण करता है। अब उस उपखंड में जितने भी भू राजस्व से संबंधित अधिकारी है, कौन कौन है, चाहे तहसीलदार है, पटवारी है, गिरदावर है, भू अभिलेख निरीक्षक है ना, ये कानून को इन सबके कार्यों का निरीक्षण करता है और इन पर नियंत्रण भी रखता है। फिर वह उपखंड क्षेत्रों में भूमि का सर्वे करवाता है और सीमांकन करवाता है तथा साथ ही उपखंड की फसलें और कृषि उत्पादन का आकलन करवाता है, उसकी रिपोर्ट तैयार करता है और यह रिपोर्ट कहां भेजता है, कलेक्टर को भेजता है। तो उसके उपखंड में कितनी कृषि हुई है ना, कितनी कौन कौन सी फसलें बोई, उससे संबंधित आकलन भी करता है, उसकी रिपोर्ट भी तैयार करवाता है। फिर अगला कार्य, उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र में भू राजस्व संग्रहण के लिए तहसीलदार और अन्य अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देश देता है। अपने उपखंड में, अपने नियंत्रण में भू राजस्व के रूप में तहसीलदार काम करता है, तो भू राजस्व वसूलने के लिए तहसीलदार और राजस्व प्रशासन से जुड़े हुए कार्मिकों को क्या देता है, उनके अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देश देता है। फिर दोस्तों अगला कार्य क्या है, वह अपने उपखंड की शांति व्यवस्था और राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों की रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करता है। यह मैंने अभी आपको बता ही दिया कि भू राजस्व का संग्रहण करके, कृषि कार्यों का आकलन करके, गांव का सीमांकन करके जो रिपोर्ट तैयार करता है वो कलेक्टर को प्रस्तुत करता है और कलेक्टर वो रिपोर्ट आगे राज्य की सरकार को भेजता है। ये होते हैं उसके किसके रूप में काम, भू राजस्व अधिकारी के रूप में। किसके, उपखंड अधिकारी। अब मैंने कहा उपखंड अधिकारी को न्यायिक अधिकारी भी, इसलिए तो उसको एसडीएम कहा जाता है। अब न्यायिक अधिकारी के रूप में कौन कौन से काम होते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा साथियों। न्यायिक अधिकारी के रूप में उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र के भू राजस्व, भूमि और सरकारी संपत्ति से संबंधित प्रारंभिक अपीलीय और पुनरीक्षण के लिए न्यायिक और अर्ध न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। अब पहले तो वह न्यायिक अधिकारी के रूप में क्या करता है, भू राजस्व और सरकारी संपत्ति से संबंधित प्रारंभिक अपीलीय, पुनरीक्षण, जितने भी प्रारंभिक अपीलीय होती है उनकी सुनवाई वो न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है। क्लियर। दूसरा है, वह जिन प्रकरणों में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है वो प्रकरण निम्नलिखित है। जैसे कौन कौन से प्रकरणों में वो न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करता है, सुन लीजिएगा एक एक करके। पहला है, भूमि सीमा विवाद हो जाए, अगर उस उपखंड में रहने वाले लोगों के मध्य भूमि सीमा विवाद हो जाए तो उसको ये सुन सकता है। दूसरा, चारागाह और वन भूमि विवाद हो जाए, अगर किसी गांव में चारागाह है, उस पर कब्जा हो गया है, किसी प्रकार की वन भूमि है, उस पर कब्जा हो गया है, तो उससे संबंधित विवादों का सुन सकता है। भू अभिलेख और पंजीकरण के संबंध में विवाद हो गया है, ठीक है, और भूमि के नामांतरण के संबंध में विवाद हो गया है, तो ये इतने जितने भी प्रकार के विवाद होते हैं, इन विवादों की वो सुनवाई कर सकता है। फिर उपखंड दंड नायक के रूप में भी काम करता है। न्यायिक अधिकारी के रूप में तो काम करता ही करता है, अब उपखंड अधिकारी को दंड नायक के रूप में भी शक्तियां प्राप्त है। दंड नायक के रूप में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, वह उपखंड में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। जैसे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम जिला कलेक्टर का होता है ना, उसी तरीके से उपखंड में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम इसका होता है। दूसरा, फौजदारी प्रशासन का संचालन करने और जेल, पुलिस थानों और पुलिस चौकियां निरीक्षण करने, किसी अपराधी को पुलिस के रिमांड में रखने और उपखंड क्षेत्र में धारा 144 लागू करने की संबंधी कार्यों को भी यही संपन्न करता है। अपने उपखंड में जितने भी प्रकार के पुलिस थाने, चौकियां, उनका निरीक्षण कर सकता है। जो अपराधी उसके उपखंड में पुलिस के रिमांड पर है, उसको पुलिस रिमांड में रखने, बढ़ाने, हटाने संबंधी काम भी करता है और उपखंड में धारा 144 लागू करने की भी अनुमति देता है। फिर अगला कार्य कौन सा होता है साथियों, अगला कार्य है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वो कौन कौन से काम करता है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसके कौन कौन से काम होते हैं, तो पहला काम है उपखंड प्रशासन में पदस्थापित लोक सेवकों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य करना। उसके उपखंड में जितने भी प्रकार के लोक सेवक पद स्थापित है उनसे संबंधित निरीक्षण करना, उनके पर्यवेक्षण करना। दूसरा है उस उपखंड क्षेत्र की जनता के लिए आवश्यक उपभोगों की वस्तुओं जैसे गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, चावल आदि का उचित मूल्यों पर वितरण करवाना और उनका निरीक्षण करना। आपको पता है उचित मूल्य की दुकान प्रत्येक गांव में खुलती है और उस उचित मूल्य की दुकान में आपको पता है दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की वहां पर उपलब्धता होती है, उन आवश्यक वस्तुओं को दिया जाता है, उनका निरीक्षण करना भी उपखंड अधिकारी का काम होता है। वह राजस्व अभियानों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की जन शिकायतों का निराकरण करता है। अब जितने भी उपखंड से संबंधित जन शिकायतें आती है उनका निवारण करता है। वह गांव में विकास कार्यक्रमों और आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए कार्य करता है। गांव में विकास के काम भी करता है और गांव में आर्थिक और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के भी काम करता है। फिर अगला कार्य क्या है, अगला है आपके तहसीलदार, ये उसके विकास के संबंधित काम के थे। तो अभी तक हम उपखंड अधिकारी के रूप में काम करें। अब तहसीलदार के भी कुछ कार्य याद रख लीजिएगा।
क्योंकि जिला प्रशासन पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक पदाधिकारी के कार्य आपको पढ़ने पड़ेंगे, मैंने आपको बताया था पहले। तहसीलदार का काम क्या होता है? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक जिले को उपखंडों में और उपखंड को तहसीलों में बांट दिया जाता है। अब प्रशासन की और सुलभता के कारण राज्य को जिलों में बांटा, जिले को उपखंड में बांटा और एक उपखंड को अनेक सारे तहसीलों में बांट दिया जाता है। तहसील राजस्व प्रशासन की मुख्य इकाई मानी जाती है। साथियों ध्यान रखना, तहसील है ना, वो राजस्व प्रशासन के हिसाब से मुख्य इकाई है। तहसील अरबी भाषा का शब्द है ना, जिसका अर्थ है सरकारी माल गुजारी वसूल करने वाली प्रशासनिक इकाई, है ना। वास्तव में राजस्व से संबंधित वसूली की जाती है ना, वो तहसीलदार करता है। और इसीलिए तहसील अरबी भाषा का शब्द, इसका अर्थ भी यही निकल आ रहा है, माल गुजारी वसूल करने वाली प्रशासनिक इकाई। फिर राजस्थान में अलवर में सन 1791 में, ध्यान रखना बहुत फैक्ट है महत्वपूर्ण, में तहसील शब्द का प्रयोग राजस्व प्रशासन में देखने के लिए मिलता है ना। अलवर जिले में 1791 में तहसील शब्द का जो प्रयोग देखने को मिलता है वो किसके लिए किया जाता था? वो तहसील शब्द का प्रयोग राजस्व प्रशासन में देखने से संबंधित मिलता है। यह अलवर की बातें 1791 की। फिर तहसील का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है। वह राजस्थान में तहसीलदार राज्य अधीनस्थ सेवा का अधिकारी होता है, वह भी राजपत्रित अधिकारी होता है। आपको पता है, आजकल आपको पता है आरएस का एग्जाम देते हो ना, तो आरएस के एग्जाम में भी एक अधीनस्थ सेवा जिसको आप कहते हो आरटीएस, वो तहसीलदार होता है। लेकिन तहसीलदार होता राजपत्रित अधिकारी है, ठीक है। आरएस में टॉप एसडीएम बनता है, तो जैसे जैसे रैंक गिरती है ना, तो फिर ये अधीनस्थ सेवा में आरटीएस आती है। तो आपकी अच्छी रैंक नहीं है, रैंक बहुत नीचे आ रही है, बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं, लगभग काफी कुछ अच्छी रैंक मिलती है, तो उस समय आपको आरटीएस भी बनाया जाता है, ठीक है। वो पोस्टों के हिसाब से रैंक निर्धारित करता है। अब आप ये मत कहना कि कितने तक एसडीएम बनेंगे, कितने तक, वो पोस्ट के हिसाब से बनेंगे। मान लो 100 पोस्ट ही आई है, तो उसमें एसडीएम 10-12 की पोस्ट हो सकती है। अब वो पोस्ट देखनी पड़ेगी कि उस वैकेंसी में कितनी पोस्ट एसडीएम की है, कितनी आरपीएससी की है, कितनी एओ की है, कितनी तहसीलदार की है, ये सारी पोस्ट है। फिर तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं? भू राजस्व अधिकारी के रूप में कौन कौन से काम होते हैं सुन लीजिएगा। वह तहसील क्षेत्र के भू अभिलेख, नक्शों और सूचनाओं को सुरक्षित रूप में रखता है, जितने भी भू अभिलेख है सूचनाएं सुरक्षित रखता है। दूसरा, वह तहसील के सभी पटवारियों, कानून को और निरीक्षकों के कार्यों का निरीक्षण कर सकता है। अब इसके नियंत्रण में भी राजस्व से संबंधित काम करते हैं, पटवारी करते हैं, कानून को करते हैं, उनके कार्यों का निरीक्षण कर सकता है ये। फिर अगला कार्य क्या होगा साथियों? वह गांव की भूमि खसरा, नक्शा, नामांतरण, सर्वेक्षण, भूमि से संबंधित आवश्यक अभिलेख तैयार करवाता है, ठीक है। फिर भू राजस्व के दोषी व्यक्तियों जिन्होंने भू राजस्व को नहीं चुकाया है, फसल की उपज या चल असफल राजस्व संपत्ति को नीलाम एवं कुर्की कर भू राजस्व को वसूल करता है। अब कई बार कृषि ऋण ले लेते हैं लेकिन समय पर नहीं चुकाते हैं, तो उनकी वसूली कैसे करनी है? उनकी जो संपत्ति है, कृषि जो भूमि है, उसको छीन कर उसकी कुर्की करने का आदेश देता है और उनकी नीलामी भी करता है। तहसीलदार तहसील क्षेत्र में राजस्व न्यायालय के रूप में भूमि सीमा विवाद, गोचर एवं वन भूमि विवाद, भूमि का नामांतरण संबंधी विवाद, भू राजस्व संबंधी विवाद, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संबंधी विवादों का निपटारा भी करता है। ये जितने भी प्रकार के मैंने विवाद बताए उनसे संबंधित निपटारा भी यही करता है। फिर वह अपने उपखंड में भू अभिलेख और राजस्व ग्रामों के नक्शे भी तैयार करवाता है। कौन? तहसीलदार। तो ये तो भू राजस्व अधिकारी के रूप में होते हैं। अब न्यायिक अधिकारी के रूप में भी पावर होते हैं तहसीलदार के पास भी। तो तहसीलदार न्यायिक अधिकारी के रूप में कौन कौन से काम करता है? राजस्व प्रशासन के नियमों के अंतर्गत तहसीलदार निम्नलिखित प्रकरणों की प्राथमिक सुनवाई करता है। किस रूप में करता है? तहसीलदार न्यायिक अधिकारी के रूप में काश्तकारी भूमि विवाद हो जाता है तो उससे संबंधित यह सुनवाई करता है। चारागाह भूमि एवं वन भूमि से संबंधित विवादों का सुनवाई कर सकता है। कृषि भूमि विवाद हो गया अगर किसी प्रकार का, तो उसकी भी सुनवाई कर सकता है। फिर लगाम मुक्त भूमि की जांच एवं परीक्षण करता है। उत्तराधिकार एवं नामांतरण संबंधी विवाद हो गया, अगर उत्तराधिकार यानी कि किसी के पिताजी की जमीन उसके बेटे के नाम हो रही कि नहीं हो रही है ना, अगर कोई बीच में और कोई किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है उससे संबंधित सुनवाई करता है। भूमि मुआवजे के मामलों में संबंधित विवाद और प्रकरण संबंधी, अब भूमि का मुआवजा सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे संबंधित अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई करता है। और तहसीलदार उपयुक्त प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों को न्यायिक अधिकारी के रूप में 6 माह की सजा और 200 रुपए का जुर्माना भी लगा सकता है। अगर इन मामलों से संबंधित कोई किसी प्रकार की घटना घटित हो जाती है, दोषी पाया जाता है, तो तहसीलदार को तहसीलदार उसको दोषी व्यक्ति को 6 माह की सजा और 200 रुपए आर्थिक दंड भी दे सकता है। और अब उसका प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन कौन से काम होते हैं ध्यान से सुनना। तहसीलदार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तहसील के कोषागार की रक्षा और नियंत्रण करता है। अब तहसील में जो कोषागार है, सरकारी धन है, उसकी रक्षा करता है।
क्लियर। अब कृषि भूमि के विक्रय का पंजीकरण करता है। फिर अगला कार्य है आम निर्वाचन में समुचित व्यवस्थाएं करता है। आम निर्वाचन में जितनी भी व्यवस्थाएं चाहिए वो करता है। तहसील में विभिन्न प्रकार के केंद्रीय सरकार एवं राजस्व राज्य सरकार की, केंद्र की सरकार राज्य सरकार की योजनाओं का संचालन और पर्यवेक्षण करता है। अब तहसील में जितने भी प्रकार की योजनाएं चल रही है, चाहे केंद्र की सरकार के द्वारा हो, राज्य की सरकार के द्वारा हो, उनका सबका क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते मूल्यों की दुकानों का निरीक्षण कर सकता है। अभी मैंने बताया ना, प्रत्येक गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते मूल्यों की दुकानें, उनका निरीक्षण कर सकता है। कृषि उपजों, कृषि जोतों की श्रेणी, भूमि स्वामित्व और कृषि भूमि के क्षेत्रफल से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करता है। फिर जन्म एवं मृत्यु पंजीयन करता है ना, उस तहसील में जन्म मृत्यु पंजीकरण भी यही करता है। फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों का संचालन करता है। अगर तहसील में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो समय राहत अधिकारी के रूप में भी यह कार्य करता है। फिर अगला कार्य, तहसीलदार अपनी तहसील के क्षेत्र का समय समय पर दौरा करता है और जन सुनवाई कर सकता है तथा लोगों की समस्याओं का निराकरण भी करता है। फिर तहसीलदार तहसील प्रशासन में, ध्यान से सुनना, तहसील प्रशासन में तहसीलदार को उसके कार्यों को संपन्न करने के लिए नायब तहसीलदार कानून को गिरदावर भूमि राजस्व निरीक्षक और पटवारी सहायता करते हैं। तो तहसील में जितने भी पदाधिकारी होते हैं ये तहसीलदार की सहायता के लिए होते हैं। क्लियर दादा, ये होता है आपका तहसीलदार। अब हम बात करते हैं पटवारी की। अब हम बात किसकी करते हैं साथियों, पटवारी की। जिला प्रशासन पढ़ना पड़ेगा तो प्रत्येक पद के कार्य पढ़ने पड़ेंगे। पटवारी के कौन कौन से काम होते हैं सुन लीजिएगा। प्रत्येक तहसील विभिन्न पटवार क्षेत्रों में विभाजित होती है और प्रत्येक पटवार क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी होता है वो पटवारी होता है ना। प्रत्येक तहसील को अनेक सारे पटवार क्षेत्रों में, पटवार मंडल में विभाजित किया जाता है और पटवार मंडल का जो मुखिया होता है, अधिकारी होता है, वो पटवारी होता है। पटवारी कार्यालय उसके कार्य क्षेत्र के प्रमुख गांव होते हैं और वह उसी गांव में निवास करता है। पटवारी सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भारत की ग्रामीण जनता के प्रत्यक्ष निकटतम रहता है। हाँ, कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है साथियों कि राजस्व विभाग में अगर ग्रामीण जनता से प्रत्यक्ष रूबरू होता है तो वो कौन होता है, वो पटवारी होता है। ध्यान रखना, बाकी किसी भी पदाधिकारी का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। फिर राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व राजस्व एकत्रित करने का जो उत्तरदायी लंबरदार का होता था, लेकिन 1963 में। अब होता क्या था साथियों, याद रखना कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले की अगर बात करें, स्वतंत्रता से पहले से अगर बात करें तो राजस्व एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी लंबरदार का होता था। उत्तरदायी तो किसका होता था, लंबरदार एक पद होता था जो राजस्व संग्रहण का काम करता था। लेकिन 1963 में, 1963 में इस लंबरदार पद को तो समाप्त करके पटवारी का पद सर्जित कर दिया। तो पटवारी पद सर्जित हुआ वो 1963 में। पटवारी पद क्या हुआ साथियों, सर्जित हुआ था। पटवारी से पहले पद हुआ करता था लंबरदार, जो राजस्व संग्रहण का काम करता था। फिर पटवारी का चयन है जो राजस्व मंडल के द्वारा किया जाता है। आप पटवार का एग्जाम दे रहे हो, कोई अगर है ना फॉर्म भरा हुआ है, तो फिर पटवारी का एग्जाम कैसे होता है वो तो मेरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। पटवारी को विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण, अब आप पटवारी बन जाओगे तो आपको पता है ट्रेनिंग होती है आपकी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण। राजस्थान में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा, गंगानगर जिलों में स्थित है, जिनमें पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पटवारी प्रशिक्षण केंद्र है। अब पटवारी के काम क्या होते हैं, भू अभिलेख रखना। भू अभिलेख से संबंधित पटवारी के क्या काम होते हैं, फटाफट पढ़ लीजिएगा। देखिए, अपने पटवार क्षेत्र की भूमि के दस्तावेज, नक्शे, भू अभिलेख को सुरक्षित रखने की उसकी जिम्मेवारी होती है, जो अपने पटवार मंडल में आते हैं। इन अभिलेखों में गांवों की भूमि की प्रकृति, क्षेत्रफल, भूमि का मालिकाना हक, फसल की स्थिति, सिंचाई के साधन, भूमि के मानचित्र, भू राजस्व आदि का विस्तृत विवरण होता है इसके पास, है ना, अपने पटवार मंडल से संबंधित। पटवारी अपने पटवार कार्यालय में गांव की कृषि भूमि, उस आपके पटवार मंडल में गांव की कृषि भूमि है उसकी गिरदावरी रिपोर्ट, जमाबंदी बिक्री, राजस्व वसूली पत्र, भूमि का नक्शा, संरक्षण चिन्हों की सूची, खसरा नंबर आदि के अभिलेखों को सुरक्षित रखता है। ठीक है। फिर अगला कार्य क्या हो जाएगा साथियों, भू राजस्व संग्रहण करना। अब भू राजस्व संग्रहण का काम भी किसका होता है, पटवारी का होता है। गांव में भू राजस्व प्राप्त करने का मुख्य उत्तरदायित्व पटवारी का होता है। पटवारी ही गांव में एकत्रित किए गए भू राजस्व को तहसील मुख्यालय के कोषागार में जमा करता है। अब सीधा प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व का संग्रहण का काम किया जाता है वो पटवारी करता है, और पटवारी अपने पटवार मंडल में आने वाले गांव से भू राजस्व संग्रहित करके कहां करता है, तहसील मुख्यालय के कोषागार में क्या करवा देता है, जमा करवा देता है। तो राजस्व संग्रहण करके
तहसील मुख्यालय के कोषागार में जो जमा करवाया जाता है वो पटवारी करता है। अब आपातकालीन सहायता भी पटवारी क्या क्या कर सकता है। गांव में आने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, अकाल, भूकंप, तूफान, ओलावृष्टि, पाला पड़ना, महामारी, टिड्डी दल अभी आया था, चर्चा में था, हाँ, टिड्डी दल का आक्रमण, फसलों को रोग लग जाने की स्थिति में पटवारी अपने अधीन गांव में हुए नुकसान की जानकारी एवं सूचना हेतु तहसील कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना। वास्तव में कितना नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट पटवारी तैयार करता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर इन किसानों को क्या दिया जाता है साथियों, मुआवजा दिया जाता है। फिर अगला कार्य क्या होगा, राजस्व अभियानों का संचालन करना। अब राजस्व अभियानों के संचालन के रूप में कैसे, जैसे राजस्थान में समय समय पर राजस्व अभियानों का संचालन किया जाता है। राजस्व अभियानों के समय गांव के राजस्व संबंधी रिकॉर्डों अभिलेखों को अप टू डेट किया जाता है, हाँ, वो पटवारी करता है। इन राजस्व अभियानों में ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है और गांव में राजस्व अभियानों के सफल संचालन के लिए पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भी राजस्व अभियान होते हैं जिसमें तहसीलदार आता है, उपखंड अधिकारी होता है, कई बार जिला कलेक्टर भी आता है, उस राजस्व अभियान में संबंधित गांव से जुड़े हुए लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनका फटाफट निरीक्षण किया जाता है और सारी राजस्व संबंधित फाइल भी, रिकॉर्ड भी देखा जाता है। उस रिकॉर्ड को तैयार कौन करता है, पटवारी करता है। फिर अगला का इसका समग्र ग्रामीण विकास करना। पटवारी का काम समग्र ग्रामीण विकास के रूप में कौन कौन से काम होते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा साथियों। वो होता है गांवों के समग्र विकास में पटवारी और नया ग्राम सेवक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और ग्राम सेवक की भूमिका, गांव के विकास करने में पटवारी और ग्राम सेवक दोनों की भूमिका होती है। हाँ, गांव के विकास में तो ज्यादातर ग्रामीण विकास है, लेकिन पटवारी की भी भूमिका देखने को मिलती है। गांव के विकास हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे मनरेगा चल रही है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है, इंदिरा आवास योजना चल रही है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चल रही है, वृद्धावस्था पेंशन चल रही है ना, सामाजिक सुरक्षा योजना चल रही है, आदि के संचालन में भी पटवारी की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से भूमिका होती है। ये गांव के विकास में जितने भी प्रकार की योजनाएं हैं, ये जो योजनाएं चलती है, इन योजनाओं में पटवारी की भी कहीं न कहीं भूमिका देखने को मिलती है साथियों। और फिर अब पटवारी सरकार के विभिन्न कार्य करता है, जैसे पटवारी के द्वारा समय समय पर सरकार के विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जैसे पशु गणना करना, आर्थिक गणना करना, जनगणना करना, निर्वाचन संबंधी कार्य करना भी पटवारी के द्वारा किए जाते हैं। इन कार्यों में भी पटवारी सहायता करता है। ये सारे पटवारी के काम होते हैं। तो साथियों, जिला प्रशासन में आपने जिलाधीश के कार्य पढ़े, उपखंड अधिकारी के कार्य पढ़े, तहसीलदार के कार्य पढ़े और पटवारी के कार्य पढ़े। सभी के कार्य आपको पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने कहा ज्यादा चांस जिला प्रशासन में जिलाधीश या कलेक्टर के कार्य पूछने से संबंधित है, तो आपको ये सारी बातें तो अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। मैंने तो सबके काम पढ़ा दिए और मेरा तो प्रमुख कर्तव्य था, जो मेरे को तो निर्वहन करना ही था। मैं अभी केवल जिलाधीश के कार्य पढ़ा के चला जाता, हो सकता कल के दिन उपखंड अधिकारी के कार्य पूछ लेता या कौन सा कार्य तहसीलदार का नहीं है ये पूछ लेता, तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो मैंने तो आपको प्रत्येक के विस्तृत कार्य पढ़ा दिए, लेकिन अब आपको महत्व तो देना है जिलाधीश के कार्यों को और बाकी के सभी कार्य भी आपको प्रत्येक पदाधिकारी के पढ़ने। ठीक है साथियों, ये होता है आपका जिला प्रशासन टॉपिक कंप्लीट। आशा करता हूं बहुत विस्तार से चर्चा की है मैंने व्याख्यात्मक तरीके से, क्योंकि ये मैं फाइल लेकर नहीं आता तो प्रत्येक कार्य आपको पता है नहीं बता पाता, इसीलिए मैं ये फाइल लेकर आया कि यहां पर कार्यों से संबंधित सवाल पूछा जाता है और आशा करता हूं सारी की सारी बातें विस्तार से की तरह से समझ में। ओके, थैंक यू।